नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। ये परिषद केंद्र और सदस्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुद्दों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में काम करती है। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया और वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई गति देने, रणनीतिक विश्वास बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा। भारत जापान की ये द्विपक्षीय बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत जापान रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी का स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के साथ शिंजीरो कोइजुमी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। केरल के चर्चित सीएमआरएल एक्सलॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान हवाला चैनलों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाने के सबूत मिले हैं। एजेंसी का दावा है कि तलाशी के दौरान हाथ से लिखे गए नोट्स और दस्तावेज मिले हैं और जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। और ईडी के मुताबिक इन रिकॉर्ड्स में करीब 20 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम का हिसाब है, जबकि करीब 85 लाख रुपए दुबई भेजे जाने का भी जिक्र है। और जांच का केंद्र सीएमआरएल और एक्सलॉजिक से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन और रिश्वत भुगतान है। कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड पर बिना किसी सेवा के वीणा की बंद हो चुकी आईटी कंपनी एक्सलॉजिक को करोड़ों रुपए का भुगतान करने का आरोप है। ईडी इस मामले की वीणा से पहले ही पूछताछ कर चुकी है और अब नए साक्ष्यों के सामने आने के बाद वीणा पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से सेवा मुक्त जस्टिस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर लगाए रिश्वत मांगने के आरोप। कहा कि सीएम की पत्नी ने रेप के आरोपी को बचाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत मांगी। सेवा मुक्त जस्टिस रंजीत सिंह ने सीएम की बहन पर भी लगाया आरोप। कहा कि अमृतसर में सेना मुख्यालय के पास कथित अवैध होटल निर्माण के मामले में शिकायतों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सेवा मुक्त जस्टिस रंजीत सिंह ने कहा है कि सीएम की बहन को इस होटल के मालिक के साथ और विदेश ट्रैवल करते देखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर के इस्ताना में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक में भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और नए क्षेत्रों में साझेदारी के विस्तार पर जोर रहा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा और सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं।
वर्ष 2022 में स्थापित ISMR भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग का प्रमुख उच्च स्तरीय तंत्र है और इसके तहत दोनों देशों के बीच उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटलीकरण और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होती है। ISMR के साथ भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा और इसके जरिए दोनों देशों के कारोबारी नेताओं को समानांतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विनियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने परस्पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने बालाकृष्णन के साथ सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर की भी आधारशिला रखी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि ये परिसर भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए दौर को रेखांकित करेगा और भारतीय प्रवासी के लिए सेवाओं को और मजबूत करेगा। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गायन को लेकर कुछ ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिसकी देश भर में निंदा हुई और इसके बाद कांग्रेस का नया फैसला। कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में कल वंदे मातरम को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें पार्टी ने तय किया है कि पार्टी 1937 के प्रस्ताव का पालन करेगी। कांग्रेस का कार्यक्रम में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाएंगे। कांग्रेस की दलील है कि यह फैसला महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, टैगोर और सुभाष चंद्र बोस समेत वरिष्ठ नेताओं की सहमति वाले 1937 प्रस्ताव के अनुरूप है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव की खुलकर आलोचना की है और निंदा की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उसके लिए पार्टी देश से ऊपर है और वह खुद को संविधान और देश से ऊपर मानती है और अपने पार्टी प्रस्ताव को संसद से पारित कानून से भी ऊपर रखती है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 26 दिनों से चले आ रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया है। हालांकि छात्रों ने अपनी सभी मांगों को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है। छात्रों ने कहा है कि प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे, बस टाल रहे हैं। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि अगले 2 महीने तक सरकार की कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी। यदि इस अवधि में सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा और इस बार आंदोलन पहले से बड़ा होगा। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद नई दिल्ली में सख्त कदम। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद अवैध अतिक्रमण को साफ कर दिया गया है और इसके साथ ही बाहरी सुरक्षा घेरे में भी अहम बदलाव किए गए हैं। फिलिस्तीन में राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने जेनिन और रामल्ला में 200 बिस्तरों वाले भारतीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत और फिलिस्तीन में अस्पताल परियोजना को लेकर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए और इस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी होगी। श्री प्रिया रंगनाथन ने श्रम मंत्री डॉक्टर अनास दहादा अत्तारी से भी मुलाकात की और इस दौरान प्रिंटिंग सेक्टर में टीवीईटी पर हुए MOU को लागू करने और उद्यमियों, युवाओं को स्किल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के तरीकों पर चर्चा हुई। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 3 दिन तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रखने का आदेश दिया है। शिक्षण संस्थान आज से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में जनगणना से पहले NRC अपडेट करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ये फैसला लिया गया है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर DGCA अब ड्रग टेस्टिंग के नियम और सख्त करने की तैयारी में है। फ्लाइट क्रू के लिए रैंडम ड्रग्स
टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा सकता है और हर साल 25% से ज्यादा फ्लाइट क्रू की रैंडम स्क्रीनिंग अनिवार्य किए जाने की भी संभावना है। डीजीसीए बढ़े हुए टेस्टिंग मानकों को देश की सभी एयरलाइंस पर लागू कर सकता है और ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है कि जब फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 से जुड़े मामले की जांच चल रही है। लद्दाख की बर्फीली और जानलेवा पहाड़ियों के बीच से भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस की झलक मिली है। 15,000 फीट की ऊंचाई और माइनस तापमान और खतरनाक हालात में वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। लद्दाख की पियांग घाटी के ग्लेशियर में एक अमेरिकी नागरिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और खबर मिलते ही भारतीय वायुसेना के पायलटों ने बिना वक्त गंवाए मरीज को तुरंत एयरलिफ्ट कर सुरक्षित लेह पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को एंजियोप्लास्टी के सफल इलाज के बाद एम्स से छुट्टी दी गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं भी दी। केंद्र सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के जरिए अरावली के इलाके को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिशें तेज कर रही है और इस प्रोजेक्ट का मकसद गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली 64.5 लाख हेक्टेयर खराब जमीन को ठीक करना है। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के भीतर उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्व अनुमान है। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी खराब मौसम की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पंजाब और चंडीगढ़ के मैदानी इलाकों में पानी भर रहा है और इससे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब के पठानकोट, होशियारपुर, नवाशहर और रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब, हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। कल मौसम को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नया रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए रोका था। तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने और श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 विकसित भारत क्विज के साथ शुरू। युवाओं को प्रधानमंत्री से मिलने और विकसित भारत के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में NH-22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन बनाने को मंजूरी दी है। 82.578 किलोमीटर इस परियोजना पर 3,590.73 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड में विकसित किया जाएगा। ये कॉरिडोर भारत नेपाल सीमा को मुजफ्फरपुर से जोड़ेगा और यातायात और माल की आवाजाही आसान बनाएगा। परियोजना में 7 प्रमुख पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज और 2 फ्लाईओवर शामिल हैं। करीब 9,450 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल मंत्रालय की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में करीब 410 किलोमीटर रेल नेटवर्क का होगा विस्तार। परियोजना से करीब 6,448 गांव और 60 लाख लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रेल माल ढुलाई क्षमता में हर साल 7.6 करोड़ टन की बढ़ोतरी होगी। वैश्विक बॉन्ड यील्ड में नरमी और सकारात्मक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में 7 सत्रों की गिरावट के बाद तेजी लौटी है। सेंसेक्स 558 अंक चढ़कर 77,468 पर और निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,225 पर खुला। सेबी ने कॉमथॉन, मॉरिशस और मानसी शेयर्स के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की है। सेंसेक्स के शेयरों में आक्रामक खरीद बिक्री से IEP को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप। सेबी के मुताबिक कॉमथॉन ने करीब 98.12 करोड़ रुपए के खरीद ऑर्डर के बाद रद्द किए और जबकि मानसी शेयर ने 8 सेंसेक्स शेयरों में 12.65 लाख शेयरों के आक्रामक बिक्री ऑर्डर लगाए। IPO से पहले स्काईवेज एयर सर्विसेज ने सेबी को बताया है कि दस्तावेजों में EOW जांच और आपराधिक कार्रवाई का खुलासा किया है। कंपनी पर धोखाधड़ी, अधिक बिलिंग और जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों की जांच चल रही है। तमिलनाडु के वदरडैम में नमक उत्पादकों ने इस साल 1.75 लाख टन के लक्ष्य का करीब 85% उत्पादन पूरा कर लिया है। मई में जारी तेज गर्मी के कारण वाष्पीकरण बढ़ा और नमक उत्पादन में तेजी आई। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष 2026-27 में नीतिगत ब्याज दरों को लंबे समय तक स्थिर रख सकता है और SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और महंगाई भी नियंत्रण के दायरे में है। भारत में टैक्स नियमों के अनुपालन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाने वाले देशों में शामिल है। GSTN इसका प्रमुख उदाहरण है जिसने करदाताओं और टैक्स प्रशासन के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया है। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लागत दबाव के बावजूद मजबूत प्रदर्शन किया है। दोपहिया वाहन कंपनियों ने कीमत बढ़ाना और लागत नियंत्रित कर मार्जिन को संभाला है। देश में कर्ज की मांग तेजी से बढ़ने के बीच बैंकों ने जमा जुटाने की रफ्तार भी तेज कर दी है। 31 जुलाई 2026 तक बैंक डिपॉजिट सालाना आधार पर 15.4% से बढ़कर 269.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो दिसंबर 2016 के बाद सबसे तेज वृद्धि है। हुंडई मोटर्स इंडिया सितंबर 2026 से पहले अपने पूरे वाहन पोर्टफोलियो की कीमत में 1% तक की बढ़ोतरी करेगी। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी और बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग होगी। एक अध्ययन के मुताबिक बैटरी स्टोरेज से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा भारत में नए कोयला बिजली संयंत्रों से कम लागत पर 24 घंटे भरोसेमंद बिजली दे सकती है। RBI ने LIC को HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% तक करने की मंजूरी दी है। 14 अगस्त तक LIC के पास बैंक की 4.11% हिस्सेदारी थी।
एयर न्यूजीलैंड ने एयर इंडिया के निवर्तमान सीईओ और एमडी कैपेबल विल्सन को अपने निदेशक मंडल में शामिल किया है। विल्सन सितंबर में एयर इंडिया के सीईओ और एमडी पद से हटेंगे। एयर न्यूजीलैंड के मुताबिक विल्सन और कंपनी के पूर्व सीएफओ रॉबर्ट मैकडोनाल्ड को बोर्ड में शामिल किया गया है। दोनों की नियुक्ति 24 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक में पुनर्निर्वाचन की अधीन है। यूपी के कालीन नगरी भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो 2026 तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयोजकों ने इसके लिए 56 देशों के करीब 400 कालीन निर्यातकों को आमंत्रित किया है। 4 से 7 अक्टूबर तक इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सिट्सकॉन 2026 का 16वां वार्षिक सम्मेलन शुरू। 4 दिवसीय सम्मेलन में संक्रामक रोगों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एआई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आर्थिक अभियान का ऐलान किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान की मदद करने वाले देशों, कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को भी भारी आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा, तो वहीं होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के दावे आमने सामने हैं और इससे क्षेत्रीय तनाव और व्यापारिक अनिश्चितता बनी हुई है। बांग्लादेश में 35 साल बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में मतदान होगा। 349 सांसद बीएनपी उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल ओली अहमद के बीच चुनाव करेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 21 अगस्त को शाम बंग भवन में शपथ लेंगे और ये चुनाव मोहम्मद शहाबुद्दीन के 24 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद कराया जा रहा है। चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने स्पेस एक्स के रॉकेट के चांद से टकराने के बाद बने गड्ढे की अब तक की सबसे स्पष्ट और विस्तृत तस्वीरें जारी की हैं। सीरिया के इदलिब प्रांत स्थित अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजरायली हवाई हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। यूएई ने हमलों को सीरिया की संप्रभुता और 1974 के डिसएंगेजमेंट समझौते का उल्लंघन बताया है। इजरायल ने कार्रवाई को सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा, जबकि अमेरिका ने इसे तनाव बढ़ाने वाला बताया। सीरिया के अलावा जॉर्डन, कतर और तुर्की ने भी हमलों पर आपत्ति जताई है। केन्या के उत्तरी हिस्से में सफारी के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। हेलीकॉप्टर लोईसाभा कंजर्वेंसी से साम्ब्रू की ओर जा रहा था और उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हुआ। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को कुल बकाया कर्ज $40.047 ट्रिलियन रहा। कुल कर्ज में करीब $32 ट्रिलियन की ट्रेजरी सिक्योरिटी जनता के पास है, जबकि करीब $8 ट्रिलियन सरकारी विभागों के बीच का कर्ज है और बढ़ते सामाजिक सुरक्षा और ब्याज खर्च के बीच अमेरिका की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी है। मेटा के पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर आर्टुरो बेजार का आरोप है कि सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम में ग्रोथ और एंगेजमेंट को बच्चों की सुरक्षा से ऊपर रखा है। कैलिफोर्निया समेत 29 राज्यों का आरोप है कि मेटा ने युवा यूजर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ने रखने के लिए उन्हें लत लगाने वाले तरीके अपनाए और 13 साल से कम उम्र के बच्चों का निजी डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उत्तरी चिली के ऑल्टो हिस्पोसियो में 7 दिनों के रिकॉर्ड बारिश के बाद हाईवे पूरी तरह से कीचड़ से ढक गया है। भूस्खलन के कारण जॉफरी सेक्टर के पास मुख्य सड़क बंद हो गई है और शहर का संपर्क प्रभावित हुआ है। दक्षिण कोरिया ने सियोल के एक होटल में वार्षिक ऊंची नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल किया और इसमें सेना, पुलिस, दमकल और स्थानीय प्रशासन के करीब 240 कर्मियों ने हिस्सा लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का सफर भी समाप्त हो गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए मुकाबले के पहले क्वार्टर में 2 गोल दागे। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और अभिषेक ने गोल किए।
FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी और ये मैच एस्टेवलिन के वैगर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को जीत या ड्रॉ से पूल में शीर्ष स्थान हासिल होगा और वह अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के कुल 5 बड़े अहम मुकाबले खेले जाएंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की स्टार शटलर और पूर्व चैंपियन PV सिंधु विमेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग जी यी के खिलाफ अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के जुनैद आरिफ और याप रॉय किंग्स की जोड़ी से होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स के युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का सामना इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से होगा। विमेंस डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद और ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के गेटरेड टेन ने 19-21, 21-19, 21-17 से शिकस्त दी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। महिला सिंगल्स वर्ग में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हुड्डा को कनाडा की मिचेल ली ने 11-21, 21-9, 23-21 से शिकस्त दी। भारतीय अंडर 11 बालिका टीम ने सिंगापुर में आयोजित आसियान शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। टीम में आंध्र प्रदेश की वरणेया लक्ष्मी वाका और अलीगिरी अमृता हेमल के अलावा मुंबई की माया सिद्धार्थ नरूला शामिल थी। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट में फ्रांस के मैक्सिको वाचियर ग्लोव को हराने में सफलता पाई है। इस जीत के साथ ही वो अमेरिका के वेल्सी 100 के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर आ गए हैं। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।